नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। केंद्रीय बजट में इनकम टैक्स में राहत की घोषणा के बाद लोगों में एक तरीके की इस बजट को लेकर के नई चर्चाएं हैं। नई टैक्स रिजीम में अब 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। विश्लेषकों के मुताबिक 7 लाख से ज्यादा की जो आय है उस पर इनकम टैक्स फ्री हो गया है। टैक्स पेयर को 17,500 रुपए का फायदा होगा। और आज अपने इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश यही है कि हम आपको आसान और सरल शब्दों में समझा सकें इस बजट का आपके ऊपर क्या असर होगा। बजट में कैंसर की दवा, सोना चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड्स की कीमतों में कमी लाने के प्रयास नजर आए हैं। ये चीजें अब सस्ती हो गई हैं। मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटा करके 15% कर दी गई है और सोना चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घट करके 6% कर दी गई है। फैमिली पेंशन पर टैक्स की छूट 15,000 से बढ़कर अब हो गई है। पहली बार क्योंकि नौकरी करने वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर केंद्र सरकार स्कीम लेकर के आई है। पहली बार ईपीएफओ में पंजीकरण करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। सरकारी योजनाओं के तहत जिन स्टूडेंट्स को कोई फायदा नहीं मिल रहा है उन्हें देश भर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए लोन मिल सकेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी और इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे। ये ई वाउचर्स हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। 6 करोड़ किसानों को की जानकारी क्योंकि लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी और 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। युवाओं को मुद्रा लोन की राशि 10 लाख रुपए से बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर दी गई है। 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका भी मिल सकेगा। महिलाओं और बेटियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। देश में 1 करोड़ घरों में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट तक हर महीने बिजली मुफ्त में मिल सकेगी। इस बजट के अंदर कई बातों का और ध्यान रखा गया। पर्यटन को बढ़ावा देने की भी बात की गई। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ और बिहार को 41,000 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रा के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए स्पेशल स्कीम लाने का वादा किया है। वित्त मंत्री ने बजट में 4 जातियों का जिक्र किया। इसमें गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाताओं को शामिल किया। हालांकि इसमें भजनलाल शर्मा ने आम बजट को विकसित भारत का कल्याणकारी बजट बताया है और तमाम जो राजस्थान से जुड़े हुए केंद्र के मंत्री हैं उन्होंने भी इस बजट की तारीफ की है। उन्होंने कई शब्दों में कहा कि बजट सभी वर्गों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है और आने वाले समय में भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का यह बजट है। और इस दौरान क्योंकि और तमाम जो चीजें हैं उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं और इस बीच जो बजट है उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स अभी तक सामने आए हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम आपको आसान और सरल शब्दों के अंदर आपको बता सकें कि क्या क्या चीजें इस बजट के अंदर हुई हैं। जरा जल्दी से आपको मिलवा देते हैं आज के खास मेहमानों से। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अनूप ठाकुर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मैं जरा सबसे पहले चेतन जी से जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। सर, बहुत स्वागत है। आपको इस बजट के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या नजर आई है? और क्योंकि बहुत सारे तबके विपक्ष से भी पूछा गया, उन्होंने भी कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ आंकड़ों की बाजी करी है। बजट आने के बाद विपक्ष का कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट आता है, लेकिन आप इसको बड़ा महत्वपूर्ण बजट बता रहे हैं, किस लिहाज से है ये? सबसे पहले मैं बधाई देता हूं केंद्र सरकार को, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, निर्मला सीतारमण जी को, का इतना शानदार बजट। जैसा कि आपने बताया था, पूरा बजट 4 कंपोनेंट पे, 4 पिलर पर आधारित है। कौन कौन से? महिला, गरीब, युवा और अन्नदाता। इन चारों का की फैक्टर ध्यान में रख करके इस बजट को तैयार किया गया है। अब मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ। सबसे पहले युवा, जैसा कि आपने बताया, स्किल डेवलपमेंट। 500 बड़ी कंपनियां जो भारत की टॉप 500 कंपनियां हैं, उनको 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के माध्यम से रोजगार प्रोवाइड करवाना है। ये पहला काम। दूसरा काम महिला। एक-एक करके सर इसमें बात भी करते चलते हैं क्योंकि लोगों के मन में भी कुछ सवाल है। मैं उन्हीं सवालों को आपके सामने रखता चलता हूं, आप जिनका जवाब दे रहे हैं। अगर आप इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं, इसमें टाइमलाइन का जिक्र नहीं है। सपोज अगर इंटर्नशिप कराई जा रही है तो क्या कंपनी बाउंड होगी उन छात्रों को या उन स्टूडेंट्स को एम्प्लॉय करने के लिए?
बिल्कुल इसी बात पे आ रहा हूं मैं। हाँ। जो भी कंपनी इंटर्नशिप कराती है, चाहे कोई भी संस्था पहले से करा रही है, उसमें क्या प्रावधान है? उसमें प्रावधान ये है कि प्रायोरिटी उन बच्चों को मिलती है जो इंटर्नशिप किए हुए हैं, क्योंकि उनको अनुभव है, उस काम का अनुभव है जिस काम के लिए एम्प्लॉय चाहिए। तो ये अंडरस्टूड है अपने आप में, कंपनी उन्हीं को प्रायोरिटी देती है जो इंटर्नशिप के काम करती है, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान किया था, हमारा अन्नदाता, आप याद करिए, यूपीए गवर्नमेंट 86 करोड़ के करीब करीब बजट इनका होता था। उसके बाद में जिस प्रकार से एनडीए गवर्नमेंट ने बजट को लगातार बढ़ाया किसान अन्नदाता के लिए, इस बार जो प्रावधान किया है 1.52 लाख करोड़ रुपए का बजट किया है। इनके टाइम में 86,000 करोड़ का मात्र बजट था किसानों के लिए। उसी प्रकार से जब आप आगे बढ़ेंगे तो जिन जिन मद में आप देखेंगे, चाहे शिक्षा को ले लीजिए, चाहे युवाओं को ले लीजिए, चाहे महिलाओं को ले लीजिए, चाहे अन्नदाताओं को ले लीजिए, और तो और मैं कह रहा हूं मध्यम वर्ग, सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था जब नई सरकार का गठन हुआ था, मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जैसा कि अभी आपने बताया कि विभिन्न वस्तुओं पर, दवाओं पर जो कस्टम ड्यूटी है उस पर जिस प्रकार से छूट दी गई है, कस्टम ड्यूटी खत्म की गई है और कस्टम ड्यूटी कम की गई है, ये अपने आप में बताता है कि मैं सवालों के साथ मैं वही कह रहा हूं ना, एक एक करके उन्हीं सवालों का जवाब भी लेते चलते हैं। आप अब लोगों के बीच में से कुछ सवाल आ रहे हैं। सवाल ये आ रहे हैं सर कि आपने ठीक है बहुत सारी चीज़ों में दरों के अंदर कटौती की है, बहुत सारी चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, लेकिन खाने पीने की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनमें कमी लाने की एक बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि उससे सीधे सीधे जो गृहिणियां हैं, महिलाएं हैं, आम लोग हैं, वो इससे बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। मैं इसी बात पे आता हूँ। खुदरा महंगाई दर यूपीए गवर्नमेंट के अंदर 8.5% थी, हमारे टाइम में वो 6% तक आई, और 2025 तक हमारा लक्ष्य क्या है? गवर्नमेंट का लक्ष्य है 4.1% तक खुदरा महंगाई दर आए। इसके लिए क्या प्रावधान करने हैं? इसीलिए मैंने कहा कि जिस प्रकार से दलहन और तिलहन, इनके ऊपर जिस प्रकार से निर्मला सीतारमण जी ने फोकस किया है, और उन्होंने कहा इसको बढ़ाने का हम लगातार काम करेंगे, क्योंकि दलहन और तिलहन में ही ज्यादा खुदरा के अंदर जो आम आदमी उपयोग में करता है, उसके लिए उन्होंने प्रावधान उसके अंदर किया है। दूसरी बात, 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सहायता देंगे। प्राकृतिक खेती क्या है? जिसमें फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं हो, जिसके अंदर कम से कम इंसेक्टिसाइड का उपयोग हो। इन सब बातों को देखते हैं अगर अपन, और आप एक एक हेडवाइज देखेंगे। कर्मचारियों की बात करें अपन, कर्मचारियों को जिस प्रकार से टैक्स में छूट दी गई है, चाहे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 से 75 करना हो, चाहे 3 लाख तक इनकम टैक्स फ्री करना हो, और चाहे इनके जो परसेंटेज, सबसे बड़ी जरूरत तो सर ये है कि नए हमें ऐसे लोगों को जोड़ना होगा जो टैक्स पेयर अब बन चुके हैं, मतलब जो टैक्स अब पे कर सकते हैं, उनकी वो उस श्रेणी में आ चुके हैं, क्योंकि अभी भी टैक्स पेयर्स की संख्या ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जितनी हमारी जनसंख्या है उस हिसाब से तो बहुत कम है। तो इस संख्या को भी हमें बढ़ाना होगा, ये एक चैलेंज भी है। यही तो वित्त मंत्री जी ने कहा है। यही तो वित्त मंत्री जी ने कहा अपने बजट भाषण में कि टैक्स में देने वालों की संख्या, ठीक है, केवल कर्मचारी नहीं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स जो आते हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ सर, वापस लौटता हूँ, कई और सवाल भी है, मैं उनका जरा जवाब आपसे लूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ शशांक गुप्ता जी भी हैं कार्यक्रम में। सर बहुत स्वागत है। अपरा कुशल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अपरा जी बहुत स्वागत है आपका भी। मैं अपरा जी एक रिएक्शन इसमें आपसे लेना चाह रहा हूँ, क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इस बजट के अंदर, क्योंकि अभी तक तो हम ये सिर्फ मान रहे थे कि इस बजट के अंदर ये होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन अब तो बजट सामने है। आपको क्या लगा, सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव क्या लगा है, और आम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बदलाव लाने वाली चीज़ या कौन सा ऐसा कदम है जो आपको दिखाई दिया इस बजट में? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए बजट में क्या खास है, खास तो अब मैं नहीं इसको डिफाइन कर पाऊंगी। जो चीज मुझे ऐसी अच्छी लगी वो ये है कि देखिए जो पीएम सूर्योदय स्कीम है, जो सोलर एनर्जी से पावर पहुंचाने की बात है घरों पे, वो एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। और देखिए राजस्थान की बात करें, राजस्थान में पिछली बार भी मैंने बताया था कि सोलर बहुत है, लैंड बहुत है, मैन पावर है, हमें चाहिए एम्प्लॉयबिलिटी। तो मैं ये मानती हूँ कि ये जो पीएम सूर्योदय स्कीम क्या जिन्होंने घोषणा करी है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, उससे
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हमारा स्टेट देख सकता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स, जब इसका पूरा प्लानिंग होगा एंड एग्जीक्यूशन, दोनों में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। दूसरी बात, जो एंजल टैक्स खत्म किया है, ये एक बहुत वेलकम और पॉजिटिव स्टेप है इंडिया को ग्लोबल इनोवेशन हब बनाने का। इससे बहुत सारे लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। जो हम स्टार्टअप की बात करते हैं, जो हम स्किलिंग की बात करते हैं, या जो हम आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, उससे इसको एक बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। तो ये मुझे लगता है कि ये वाली जो चीज है, ये भी एक बहुत ही अच्छा है। कैपेक्स को उन्होंने उसी लेवल पर रखा है, जो अगेन एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। हाँ। और एम्प्लॉयबिलिटी लिंक्ड स्कीम्स का जो इन्होंने ऐलान किया है, वो भी एक बहुत ही वेलकम स्टेप है, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी तो चाहिए युवाओं को। और राजस्थान के लिहाज से, जैसा कि आपने बताया, पीएम सूर्य घर जो योजना है वो अब वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है, और राजस्थान के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं जरा शशांक जी को जोड़ लेता हूँ, उसके बाद मैं अनूप जी आपके पास आऊँगा। शशांक जी, एक चीज़ बताइए कि पीएम सूर्य घर योजना, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, इससे क्या आपको लगता है बहुत तेज़ी के साथ लोगों में भी एक इंप्रेशन पड़ेगा, और खास करके राजस्थान के जो लोग हैं वो इस योजना को लेकर के, इस स्कीम को लेकर के आकर्षित होंगे, और तेजी के साथ इसमें करने की भी जरूरत है। लेकिन अब जरूरत यह भी है कि राजस्थान की सरकार को भी एक इनिशिएटिव लेना होगा, ताकि जो सेंटर की स्कीम है उसको स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट आगे तेजी से बढ़ाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसी बात को कई बार अगर आप देखेंगे तो आज जो हमारी वित्त मंत्री जी का बजट स्टेटमेंट था, बजट भाषण था, उसमें उन्होंने खुद भी इस बात का कई बार जिक्र किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको हमारे आम आदमी तक पहुंचाने के लिए, आम जनता तक पहुंचाने के लिए, तो केंद्र सरकार ये नियमित तौर पर प्रयास करेगी कि जो विभिन्न प्रदेश सरकारें हैं वो भी साथ में आए और इन स्कीम्स को, इनके बेनिफिट्स को आगे अमली जामा पहचाया जा सके। सोलर के विषय में विशेषकर मैं एक बात और आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि सोलर को लेकर ऑलरेडी एक बहुत ही व्यापक स्तर पर, बहुत ही डीप रीच स्तर पर ऑलरेडी काम चल रहा है। इसमें बहुत वेल एक्सेप्टेंस है, कॉमर्शियली भी, यूजेज वाइज भी, और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी गवर्नमेंट को मिला है, और इस बात का भी आज बजट स्पीच में मेंशन की गई है बात। निश्चित तौर पर अगर अपने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो इसकी रेलेवेंस, इसकी और बहुत कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि राजस्थान में एक बहुत बड़ी एम्पल अपॉर्चुनिटी है इसको लेकर, जहां पर लैंड है, जहां पर मीन्स हैं, जहां पर रिसोर्सेज हैं, और जहां पर इस अपॉर्चुनिटी को और बड़े स्केल पर और व्यापक स्तर पर इसको कैपिटलाइज किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। अब मैं जरा अनूप जी को जोड़ लेता हूँ। अनूप जी, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट गिनाए गए हैं, बताया गया कि बजट जो है बड़ा बैलेंस है, बहुत अच्छा है। आपके लिहाज से कैसा है ये बजट? देखिए, वही बातें, वही वादे, वही जुमले, वही झांसे, ये 7वां बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। और आप देखिएगा कि आज भी घरेलू महिला अपनी रसोई घर की चीजों को तलाश रही। उनकी उम्मीद थी कि किसी की दामों में कमी आएगी, महंगाई की से राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महिला सुरक्षा पर कोई बड़ा काम नहीं हुआ तो देश को दरकार था। और बात करें देश के बेरोजगार की, तो प्रतिवर्ष 78 लाख नौकरियों की दरकार इस हिंदुस्तान को है। 2024 में 78 लाख, 2025 में 79 लाख बढ़ती जाएंगी। लेकिन रोजगार के मामले पर पिछले 10 वर्षों से हम सुनते आए हैं, हम इतने करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, बिजली के लिए ऐसा करेंगे। इंटर्नशिप के लिए जो कंपनियों के साथ कोलैब करके ये जो प्रोग्राम शुरू करने की बात की जा रही है, आपको लग रहा है कि इफेक्टिव है? भाई, एक तरफ हमें दिखाई देता है कि हमारे पास स्किल्ड मैन पावर नहीं नजर आता है, तो ऐसे में अगर हम उनको इंटर्नशिप करा करके उनको टेक्निकली थोड़ा सा स्ट्रांग करेंगे तो उनको जल्दी नौकरी मिलेगी। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये थोड़ी सी इन लोगों को समझ आई और कांग्रेस के घोषणा पत्र की इन्होंने नकल की, लेकिन थोड़ी सी अकल लगाने की और आवश्यकता इनको थी। ये जो योजना थी और ये जो कांग्रेस के घोषणा पत्र का प्रारूप था,
उससे इन्होंने जो चुरा करके या समझ करके उसको लिया है, तो कांग्रेस की और बातों को भी थोड़ा ये समझ लेते तो मैं समझता हूं कि देश के नौजवान को, युवा को, बेरोजगार को, किसान को, अच्छा अनूप जी, आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा समझ की और जरूरत थी, वो थोड़ी सी समझ दे ही दीजिए ना, इससे फायदा तो जनता को ही होगा ना, तो जनता के फायदे के लिए समझ दे दीजिए। तो मैं वही बता रहा हूं कि ये सारी बातें कागजों से धरातल पे आने में 2014 से 24 तो आ गया। महंगाई के मुद्दे की भी बात कह के आप सत्ता पे काबिज हुए थे, 2 करोड़ बेरोजगार को रोजगार देने की बात करके आप सत्ता में काबिज हुए थे, लेकिन ये 7वां बजट प्रस्तुत हो गया, धरातल पे क्या हुआ? खेती की बात कर लें, कृषि प्रधान देश है भारत, और भारत के अंदर आप आज भी देखिएगा कि ये जो आज भी व्यवस्था इन्होंने की, जो योजना है और इनकी जो प्लानिंग है, जो जैविक खेती करने वाली कंपनियां हैं, उन जैविक खेती करने वाली कंपनियां लाभान्वित हो सकती है, लेकिन जो हिंदुस्तान का किसान अन्नदाता जो खेत में काम करता है, उसके कृषि उपकरणों में जीएसटी में कोई कमी नहीं है, उसके लिए कोई राहत नहीं है, उसके लिए कोई बिजली मुफ्त नहीं है। तो आप उसके बारे में चिंता चाहिए, महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आप स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, आज भी हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा जो नौजवान है वो हिंदुस्तान के बाहर रोजगार की तलाश में जाता है, और ये अग्निवीर जैसी योजनाएं देखे आपके हिंदुस्तान के जो बेरोजगार है उनको चढ़ाने का काम करते। ठीक है, अब जरा जवाब ले लेते चेतन जी को जरा। चेतन जी, अब ये बहुत सारे सवाल हो गए, अग्निवीर से लेकर के रोजगार तक कई मुद्दों को लेकर के बात की है। उन्होंने कहा इंटर्नशिप वाली जो स्कीम है, ये राजस्थान की, ये पिछली जो सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, उनकी वो योजना थी, लेकिन आपने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया, लेकिन उसमें आपने समझ की कमी है, वो थोड़ी उसकी कमी नजर आई है, तो उसके बारे में। और दूसरा मेरा सवाल सर ये है कि अभी भी कई नेताओं का ये मानना है कि अब आपने बिहार को बहुत कुछ दे दिया, आपने आंध्र को दे दिया, ऐसा कुछ बड़ा चीजें, बड़ा प्रोजेक्ट राजस्थान के लिए भी उम्मीद थी, लेकिन राजस्थान को नहीं मिल पाया, ये थोड़ी सी निराशा है। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले तो सूर्यघर योजना पर आता हूँ। आपने राजस्थान सरकार की बात की, राजस्थान सरकार ने अपने बजट प्रावधान में, आपने देखा होगा राजस्थान सरकार के बजट में सूर्यघर योजना का प्रावधान कर दिया गया है, ये तो हो गया क्लियर। दूसरी बात, सौर ऊर्जा के लिए राजस्थान सरकार ने 2300 मेगावाट का बीकानेर के पुग्गल और छत्तरगढ़ में, आपने बजट में देखा होगा, बजट घोषणा में ये कहा था कि बीकानेर जिले के अंदर जैसलमेर और पुग्गल और छत्तरगढ़ के अंदर हम 2300 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। ये दूसरी बात। तीसरी बात, हमारे कांग्रेस के मित्र बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, ये कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने राजस्थान का जब बजट आया था, बजट आने से पहले रात को ही विरोध शुरू कर दिया था। बजट आया नहीं था, लेकिन विरोध रात को शुरू कर दिया था। बजट अभी आया है दोपहर में, आज सुबह भी मेरे साथ कई चैनल पे कांग्रेस के मित्र थे, इन्होंने विरोध पहले से शुरू कर दिया था, क्योंकि इनको पता है हमें विरोध करना है, हमें अच्छी बात को नहीं देखना है, क्यों बजट को ये लोग पढ़ते नहीं है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी केवल घोषणा नहीं करते हैं, वो डिलीवर करते हैं। वो ग्राउंड लेवल पर समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति वहां तक अपनी बात को ले जाते हैं, अपनी राहत को ले जाते हैं। चाहे पीएम आवास योजना हो, चाहे हर घर नल योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, जिस प्रकार से गरीब वंचित वर्ग को लाभ मिले, उसी का परिणाम है कि राजस्थान में हमारी सरकार बनी। जनता ने विश्वास व्यक्त किया, जनता ने गारंटी पे विश्वास व्यक्त किया, जनता ने वादों पे विश्वास व्यक्त किया, और उसी प्रकार से केंद्र में 1960 के बाद में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, इसीलिए हुआ कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस ये करती है, कांग्रेस केवल मात्र ये करती है, जिन यूपीए गवर्नमेंट में कृषि का बजट मैंने बताया था 86,000 करोड़ रुपए था केवल, और आज 1,52,000 करोड़ रुपए का बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। अभी कृषि उपकरणों की बात कर रहे थे, अभी कृषि उपकरणों की बात कर रहे थे, कृषि उपकरणों नहीं, सुनिए कृषि सब्सिडी नहीं। अच्छा ठीक है, एक एक करके अनूप जी, ठीक है चेतन जी। और महिलाओं के ड्रोन पायलट के रूप में राजस्थान में तो कर ली, राजस्थान में तो कर ली। एक महिला ड्रोन चलाती हुई देखी है किसानों में कीटनाशक का छिड़काव करते हुए। हम तो महिलाओं को देखिए, हमें तो चाहिए कि ये जो आप बता भी रहे हैं ये प्रैक्टिकल हो सके, ये जमीन पर उतर सके। अगर ड्रोन दीदी बिल्कुल, और इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं का जुड़ना बड़ा जरूरी है। मेरे को बोलने नहीं दे रहे, मैं उसी बात कर रहा हूँ। ड्रोन पायलट की बात जब कही थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने,
कल का न्यूज़पेपर आप देखिए, कल का राजस्थान का किसी भी न्यूज़पेपर को आप देखिए, उसके अंदर यह एक महिला ड्रोन चला रही है और खेत के अंदर कीटनाशक। हम तो चेतन जी कह रहे हैं कि एक महिला नहीं, इसमें बड़ी संख्या हो, उसमें इसमें लाखों महिलाएं जो हैं उनको जागरूक करना बड़ा जरूरी है। और ये जो वेलफेयर स्कीम है ये लोगों तक पहुंचना बड़ा जरूरी है और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की बड़ी जिम्मेदारी है। शुभेंदु जी, एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए। हाँ। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, आपको पता है, बजट घोषणा के तुरंत बाद प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिवों को जिलों में भेजा। बिल्कुल। और ये कहा कि 7 महीने में बजट घोषणाएं सड़क पर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, गांव में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, ढाणी में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, उनको दिखना चाहिए। सरकार संवेदनशील और बजट घोषणा लागू करने के लिए ऊर्जा की बात कर रहे हो आप, करंट बिजली के बिल में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ये राजनीतिक विश्वास करती है। हाँ ठीक है, मैं चेतन जी वापस आता हूँ, अनूप जी वापस आता हूँ, अपरा जी लगातार है हमारे साथ। अपरा जी और शशांक जी मैं आऊंगा आपके पास। अपरा जी एक चीज बताइए, ये फ्यूचर को लेकर के इसमें विजन दिखाई दे रहा है, कई अलग अलग लोगों की तरफ से ये सुझाव मिल रहे हैं इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर के बड़ा फोकस किया गया है। आपको लग रहा है कि राजस्थान में भी अगर, क्योंकि हर एक स्टेट की अपनी एक परेशानी है, पॉल्यूशन को लेकर के बहुत बड़ा जो एक संकट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में हमें भी एक कदम आगे बढ़ा करके एक हेल्दी ऐसी पॉलिसी लेकर के आनी चाहिए ताकि लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ आगे अग्रसर हों, ताकि पॉल्यूशन भी कम हो और जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो लोगों की कम हो पाए। देखिए, ईवी डेफिनेटली हम सब चाहते हैं कि ईवी की तरफ सबका इंटरेस्ट हो, रुझान बढ़े। इस बजट में भी कुछ ऐसे चीजें हैं जिस पर जो ड्यूटी है वो मिनिस्टर ने कम कर दी है, मतलब निर्मला सीतारमण जी ने, एंड दैट आल्सो विल गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग मेक ईवीज। तो ईवी में भी जैसे लिथियम बैटरी या लिथियम की बात करें या कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, उनपे कई मिनरल्स पर जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उन पर ड्यूटी कम हो गई है। तो इसका भी इम्पैक्ट ईवी के ही बनाने पर आएगा। तो देखिए, जो भी आज डिसीजंस होते हैं, जो भी सरकारी बजट होते हैं या जो भी ऐसे अनाउंसमेंट्स होते हैं, उनके इम्पैक्ट देखना चाहिए मेरे हिसाब से। I mean, not taking any party's name or anybody's name. आज एक कॉमन आदमी क्या चाहता है, आज मैं और आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी महिलाएं सुरक्षित रहें, हमारे बच्चों के लिए योजना हो, घर हमारा ठीक हो, साथ में हमारे को रोटी कपड़ा मकान जैसी जो सुविधाएं हैं उसके साथ साथ एक आगे डेवलपमेंट भी हो। तो हमने देखा है कि ये वाला जो बजट है ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने की ही एक स्टेप है। हाँ, अच्छा, इसमें शशांक जी को जोड़ता हूँ। शशांक जी, इसमें जो टैक्स स्लैब में थोड़ा सा अंतर आया है, बदलाव जो आया है, उसको थोड़ा सरल भाषा में समझाइए, क्योंकि लोग देख भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा आसान शब्दों में थोड़ा उनके लिए बताइए कि किसके लिए कितना इसमें किस स्लैब के अंदर कितना उनको टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। देखिए, इसमें टैक्स स्लैब में सबसे पहले हमें समझने की ये जरूरत है कि गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि इनकम टैक्स की जो पुरानी स्कीम या ओल्ड स्कीम जिसे कहा जा रहा है उससे टैक्स पेयर्स बाहर आए और जो नई स्कीम सरकार लाई है उसकी ओर लोग अग्रसर हों। अभी तक जो सैलरीड लोग हैं वो प्रेफर करते हैं नई वाली स्कीम में जाना, क्योंकि सिंपलर है, बेटर है ऑप्ट करने के लिए। लेकिन जो बिजनेस इनकम है, जिनकी पीपीपी के हेड में इनकम है, वो अभी भी प्रेफर कर रहे हैं पुरानी स्कीम में कंटिन्यू करना। सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि गवर्नमेंट का फोकस अब पुरानी स्कीम से पूरी तरह से हट चुका है। उसको लेकर कोई भी बात किसी भी तरह की गवर्नमेंट ने आज नहीं करी है। गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ जो चेंज किए हैं वो नई टैक्स रिजीम के लिए करेंगे, जिसमें ब्रैकेट्स में एक छोटा सा संशोधन किया गया है। कुल मिलाकर जो सबसे निचला टैक्स ब्रैकेट है 0 से 3 लाख का, वो जैसा पहले था वैसे ही अभी है। जो सबसे ऊपर का टैक्स ब्रैकेट है 15 लाख से ऊपर वाला, वो पहले भी 30% के ब्रैकेट में था, अभी भी 30% के ब्रैकेट में है। इसके बीच में आने वाले जो टैक्स पेयर्स हैं, जिनको एक सोशो इकोनॉमिक टर्म में हम लोग मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की कैटेगरी में रख सकते हैं, के लिए सारी व्यवस्था को अगर देखते हैं तो नक्सल में बात यही है, सूक्ष्मता में बात यही है कि उनको अगर एक पॉसिबिलिटी बने तो उसमें मैक्सिमम टैक्स सेविंग 17,500 रुपए की हो सकती है। लेकिन एक बात तो ये 17,500 रुपए की होगी, लेकिन आज ये समझ के चलें कि आप और मेरे जैसे कोई भी इंडिविजुअल अगर हैं तो वो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है, कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है, और ऐसे जो केसेस आते हैं वो सारे कैपिटल गेन्स में आते हैं, और कैपिटल गेन्स को लेकर जो टैक्स रेट है तो इसको थोड़ा सा और समझाइए सर। अगर किसी शख्स ने
अगर वो नौकरी पेशा है, 5 लाख के आसपास उसकी इनकम है, 6 लाख के आसपास है, और वो शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहा है और म्यूचुअल फंड में भी अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर कितना असर है? सर देखिए, जो शेयर मार्केट से आने वाली आमदनी है और जो मेरी लैंड से आने वाली आमदनी है, इसके लिए इनकम टैक्स के अंदर एक सेपरेट कैटेगराइजेशन है, जिसमें कैपिटल गेन के नाम से एक चैप्टर है, उसमें इस तरह की इनकम को कवर किया जाता है। और इस तरह की इनकम में भी 2 डाइवर्सिफिकेशन स्कीम में करे गए हैं, जहां पर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल की बात की जा रही है। तो फाइनेंशियल के अंदर अगर मैं बात करूं, तो जैसे मैं स्टॉक मार्केट में अगर पैसा लगाता हूं, मेरे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि मैंने साल भर के अंदर, 1.25 साल के अंदर मैंने अपने शेयर्स खरीदे और बेच दिए, उसमें मुनाफा कमा लिया, तो उस मुनाफे पर मेरा 5% टैक्स आगे से बढ़ जाएगा। और यही मेरा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उस पर भी मेरा कहीं ना कहीं 5% का टैक्स बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये बड़ा अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था कि अब क्या म्यूचुअल फंड को लेकर के और शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करना शुरू किए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अब पैसिव इनकम के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो अब क्या उनके ऊपर असर पड़ेगा? तो ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें थी। बहुत शुक्रिया, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े और बहुत बारीकी से इस बजट को लेकर के आप सभी ने बात की है। फ्यूचर को लेकर के, भविष्य को लेकर के भारत का जो रोड मैप है इस बजट के अंदर दिखाई दिया। कई मुद्दों को लेकर के बात हुई, लेकिन विपक्ष ने हालांकि इस बजट को लेकर के अपनी निराशा जाहिर की है, कहा है कि सिर्फ आंकड़ों का हेरफेर है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आपके लिए क्या इस बजट में था, ये हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।